अच्छा भाई, हमने लास्ट क्लास में कुछ टैग्स और देखे थे और हमने इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट की बात करी थी। अब इसके आगे मज़ीद हम फर्दर चीज़ें देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी, आखिरी टॉपिक जो है वो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट की बात करी थी, और इसमें हमने लिस्टिंग भी देख ली थी, किस तरीके से हम लिस्टिंग की टाइप चेंज कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि अब यहाँ मेरे पास टैग्स तो आ रहे हैं, टैग्स लिमिटेड हैं। अब मैं टैग्स इम्प्लीमेंट करता रहूँ तो मेरे पास स्टाइलिंग जो है वो नहीं हो पा रही। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ टैग्स ही हैं, टैग्स, और HTML के अंदर सिर्फ टैग्स की ही बात होती है। तो हम क्या करेंगे, आज से जो है वो मर्ज कर देंगे HTML और CSS, यानी कि अब इसमें हम CSS को भी ऐड करते हुए चलेंगे, ताकि वो जो हमारे पास ये कंटेंट नज़र आ रहा है इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड होती हुई नज़र आएँ, कुछ स्टाइलिंग जो है वो ऐड होती हुई नज़र आए। तो अब देखो, यहाँ पर CSS की बात करते हैं। CSS यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने पहले भी बात करी थी कि CSS क्या थी, कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसकी एब्रीवेशन कास्केडिंग स्टाइल शीट है। और अब ये जो CSS का काम क्या था, ये हमने भी बात करी थी कि डिज़ाइनिंग, हमारा पेज जो है ये स्ट्रक्चर हो रहा है, तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है ये क्या है कि HTML जो है हमारी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रही है, कंटेंट को कैसे रखना है, कंटेंट कहाँ प्लेस करना है, कौन सा कंटेंट रखना है। लेकिन अब मुझे इसको डिज़ाइन करना है, मुझे इसको थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बनाना है अपने पेज को, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं आ जाऊँगा CSS की इम्प्लीमेंटेशन पे। तो अब CSS की 3 तरीके की टाइप्स होती हैं, यानी कि इसको तुम 3 जगह पे लगा सकते हो, यानी कि अपने तुम काम एक ही करेंगी, तुम्हारी मर्ज़ी होगी कि तुम अगर शॉर्टली काम करना चाह रहे हो तो वो किसी टाइप को यूज़ करोगे, अगर तुम डिटेल में काम करना चाह रहे हो तो किसी और चीज़ को यूज़ करोगे। तो यहाँ पर हम तीनों देखेंगे तरीक़ेकार कि कैसे हम CSS को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास होगा वो होगी हमारी इनलाइन CSS, यानी कि एक तरीक़ेकार होता है कि हम इनलाइन CSS इम्प्लीमेंट कर लें, दूसरा हमारे पास होता है इंटरनल CSS, और तीसरा जो होता है हमारे पास क्या होता है, वो होता है पैटर्न एक्सटर्नल CSS। तो इसको एक एक करके देखते हैं। हम यहाँ पर CSS में कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे कि हम यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर उसको तीनों फॉर्मेट्स में देखेंगे कि यहाँ पर इनलाइन में कैसे करते हो, इंटरनल में कैसे करते हो, और एक्सटर्नल। और अब ये कोई डिफ़ाइंड नहीं है कि तुमने इनलाइन में ही करना है हमेशा, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम इनलाइन करो, तुम इंटरनल करो, तुम एक्सटर्नल करो, लेकिन तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बेटर रहेगी। तो यहाँ सबसे पहले आते हैं सबसे पहली टाइप को। तो सबसे पहली टाइप की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यहाँ पर देखो, हमारे पास ये था पेज, और हमने क्या किया था, इस पर हमने यहाँ पर कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स लगाए थे और इनलाइन एलिमेंट्स, हेडिंग और पैराग्राफ और स्पैन का टैग। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस हेडिंग के टैग पे स्टाइलिंग करनी है। अब वो स्टाइलिंग क्या हो सकती है, स्टाइलिंग ये हो सकती है कि मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, या फिर जो जो चीज़ें पॉसिबल हैं इसमें वो अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो वो स्टाइलिंग कहलाएगी। तो मेरे पास ये प्री डिफाइंड जैसा है लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं करना चाह रहा। तो अब देखो, पहला जो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करने वाला हूँ, जो CSS लगाऊंगा, वो कौन सी होगी, वो होगी तुम्हारी इनलाइन CSS। और इनलाइन CSS को याद रखने का तरीका भी आसान सा होता है कि यहाँ पर मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। इनलाइन CSS का मतलब है कि जिस एलिमेंट पे तुम करना चाह रहे हो उस एलिमेंट पे डायरेक्ट जाके क्या कर दो, CSS अप्लाई कर दो। तो अगर ऐसा तुम कर रहे हो प्रोसेस, तो इसका मतलब है तुम क्या अप्लाई कर रहे हो, तुम वहाँ पर इनलाइन CSS इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं इनलाइन CSS इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं हेडिंग 1 के टैग के अंदर गया, ओपनिंग टैग जहाँ पर है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लगाऊँगा स्टाइल का एट्रीब्यूट। तो अब ये जो है तुम्हारा स्टाइल का एट्रीब्यूट आ गया। अब ये जो चीज़ें आ रही थी, पिछली दफ़ा भी हमने देखा था, हम लिस्ट, वहाँ पर मैंने इसको जिक्र नहीं किया था, मैंने बोला था ये दूसरी चीज़ है, इसको मैं अभी नहीं बता रहा। वहाँ पर हमने सिर्फ लिस्ट स्टाइल टाइप को देख लिया था, तो वो असल में क्या थी, वो CSS ही थी। यहाँ पर जब तुम स्टाइल दे के ये सब लगा रहे हो तो ये रेफ़र कर रहा है, ये रेफ़र जितनी चीज़ें कर रहा है ये सारी CSS की क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। अब CSS की प्रॉपर्टीज़ काम के हिसाब से तुम यूटिलाइज़ करोगे, यानी कि अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर हो रही है हेडिंग 1 के टैग की, जो सिर्फ क्या करता है, जो तुम्हारा फ़ॉन्ट है,
यानी कि फ़ॉन्ट तुम्हारे पास है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, वहाँ पे तुम्हारे पास फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर आऊँ, इस कलर को सिलेक्ट करूँ, तो कलर का मतलब होता है ये किसकी बात करेगा, ये फ़ॉन्ट के कलर को टारगेट करेगा। यानी कि जब भी तुम्हें किसी भी फ़ॉन्ट को तुमने कलर करना है CSS के अंदर, तो तुम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, तुम कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे। अब कलर की प्रॉपर्टी देखो, जैसे यहाँ पर रेफ़र किया था, तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, एक्टिवेट करने के लिए कॉलन लगाया, तो ये कुछ प्री डिफाइंड कलर्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं जो CSS रेफ़र कर रहा होता। बाद में वो देखेंगे कि अलग कलर्स कैसे लाते हैं, उन चीज़ों को, कलर की टाइप्स क्या होती हैं। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि CSS कैसे इम्प्लीमेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया कि भाई ये कलर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो अब ये जो किया है काम, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा कहलाएगा इनलाइन CSS। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक टारगेटेड एलिमेंट पे तुम क्या कर रहे हो, तुम टारगेट कर रहे हो और वहीं जाके उसमें अप्लाई कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ CSS क्योंकि इतनी छोटी सी नहीं होती, CSS इसमें अगर मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए तो फिर कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ मज़ीद और चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं पहले यहाँ रिज़ल्ट देखूँगा कि मेरे पास यहाँ पर अभी पहले ये आ रहा है, अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास क्या हुआ, मैंने इनलाइन CSS इस्तेमाल करी तो इसका फ़ॉन्ट जो कलर है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। अब मैं यही काम अगर सेम एग्जैक्ट कहाँ करना चाह रहा हूँ, पैराग्राफ पे, मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पैराग्राफ के टैग पे भी इनलाइन CSS लगा दूँगा। मैंने यहाँ पर भी ये कर दिया। हाँ, अगर मैं इसका इनकेस कलर में चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं कलर यहाँ से इस तरीके से डिफरेंट कर दूँगा सिलेक्शन। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर दूसरा कलर इसका सिलेक्ट कर लिया, सही, ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा इनलाइन CSS। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। सिर्फ CSS यहीं थोड़ी ख़त्म हो गई है एक चीज़ प्रॉपर्टी लगाने के बाद, CSS में तो और सारी चीज़ें भी आएंगी। जैसे अगर यहाँ पर और रिलेटेबल चीज़ें देखो तो हमारे पास क्या क्या होता है वर्ड के अंदर, फ़ॉन्ट से रिलेटेड फ़ॉन्ट की फैमिली क्या है, फ़ॉन्ट का तुम्हारे पास वेट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ आऊँ, दूसरी क्या सेलेक्ट करता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली। तो अब फ़ॉन्ट फैमिली क्या करेगा, ये बिल्ट इन तुम्हें रेफ़र करेगा। जैसे ही तुमने ये दिया तो इसका मतलब है अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। तो ये लिख लेना, नोट कर लेना कि जो CSS के अंदर तुम लिखते जा रहे हो प्री डिफाइंड चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसके अंदर जो तुम सेलेक्ट कर रहे हो ये वैल्यूज़ होती हैं इसकी। ये जो मैं यहाँ पर स्टाइल डिफरेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारी क्या है मेरे पास, यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, और ये क्या है मेरे पास, ये है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं कोई भी यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर लूँगा। तो वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या करी, मैंने बोला कि हाँ भाई इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो ये रख दी जाए। अब मैं आके यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश किया तो अब क्या हुआ, मेरे पास एक और प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट हो गई। यानी कि इनलाइन CSS के अंदर अब मैं बढ़ाता जाऊँगा चीज़ें और मैं इस पे टारगेट करता जाऊँगा, तो मेरे पास डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो फॉर्म होती जाएंगी। और अगर यही चीज़ मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ तो मैं ये क्या करूँगा, मैं इसी को कॉपी करूँगा और मैं इस पैराग्राफ के टैग पे भी यही चीज़ चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर यही वाला फ़ॉन्ट फैमिली को इम्प्लीमेंट करवा दूँगा। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली मेरे पास यहाँ पर भी सेम हो गई। अब मर्ज़ी है तुम्हारी, यहाँ पर तुम चेंज करो या नहीं करो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखो, यहाँ पर जो है तुम्हारे पास फ़ॉन्ट फैमिली में एक आनी चाहिए थी ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे चार डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन करी। तो अगर इसकी यहाँ पर पढ़ो इसमें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्राउज़र से रिलेटेड बात होती है। ब्राउज़र से रिलेटेड बात क्या होती है कि यहाँ पर अगर देखो नीचे क्या है, सपोर्टेड दिया जा रहा है तुम्हें, कि सपोर्टेड कहाँ कहाँ है, ये जो ये तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है ये इन ब्राउज़र्स पे क्या है, सपोर्टेड है। लेकिन इन केस यहाँ ये तीन चीज़ें क्यों दी हुई हैं, हर उसमें अगर चेक करो तो यहाँ पर मैं इसको अगर दोबारा रिमूव करके दिखाऊं तो यहाँ ये तुम्हें डिफरेंट रेफ़र करेगा और हर उसमें 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ तुम्हें वैल्यूज़ मिलेंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 4 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। ये क्यों है, क्योंकि ये ब्राउज़र्स पे, यानी कि अगर इन केस कभी ऐसा होता है कि तुम ब्राउज़र पे चला रहे हो और ब्राउज़र पे ये वाली प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो सपोर्ट ना करेगा, बिलफर्ज ये वाली, तो क्या होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में
उससे रिलेटेड हमारे पास सपोर्ट होनी चाहिए कि हाँ अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहा तो उस पर फिर क्या हो जाए, ये वाली इम्प्लीमेंट हो जाए। तो हर प्रॉपर्टी में फॉन्ट फैमिली के 4 क्यों दी हुई हैं, इसलिए दी हुई हैं कि इन केस अगर ये नहीं चले, कहीं पर ब्राउज़र पे सपोर्ट ना करे, तो ये वाली ले ले ऑटोमेटिकली, यानी कि वहाँ पर लैकिंग नहीं आए कि वो तुम्हारा फॉन्ट कैसा रखा हुआ है जैसा प्री डिफाइंड होता है पैराग्राफ ये वाला, तो ये तो फिर ख़राब ही हो गया ना तुम्हारा डिज़ाइन। अगर ये पैराग्राफ इतना बड़ा लिखा हुआ है, अभी तो पता ही नहीं चल रहा फ़र्क, अगर मैं इस पर कलर लगा दूँ तो कोई इतना ऐसा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही पैराग्राफ बड़ा हो जाए और वो तुम्हारी पूरी वेबसाइट के पेज पे नज़र आ रहा है, तो वो फिर पता चल जाएगा इम्पैक्ट। तो ये सपोर्टेड के लिए होता है ब्राउज़र सपोर्टिंग, कि अलग अलग डिफरेंट क्यों दी जाती हैं वैल्यूज़, कि अगर एक नहीं चल रही तो दूसरी यहाँ पर रेफर हो। तो अब देखो यहाँ पर मसला क्या हो रहा है, इन लाइन में अगर देखो तो तुम्हें ये चीज़ मैंने बात करी थी ना स्टार्टिंग में, कि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मुझे ये कब करनी है, मुझे ये कब करनी है इस्तेमाल, और ये कब करनी है। तो अगर अभी देखो मैं अगर और इम्प्लीमेंट करता जाऊँगा प्रॉपर्टीज़, तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा कोड जो है वो CSS से भर जाएगा, एक ही टैग पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो इससे मेरे पास ये जो है कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी। तो इनलाइन CSS हमेशा याद रखो छोटे से टारगेट के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि मुझे अगर 2 प्रॉपर्टीज़ लगानी है, कहीं पर मिस हो गई है कोई चीज़, वहाँ पे मुझे करना है, तो जब इनलाइन CSS का यूज़ होता है। इनलाइन CSS का यूज़ बड़ी बड़ी CSS लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। छोटी है कोई चीज़ मिस कर गए हो तुम, तुम्हें मुश्किल हो रही है कि मैं वहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, चेयर बराबर वाली लैब से ले आओ, सर से बोल के। सिस्टम ही नहीं है, चेयर तो लेकर आओ एक मिनट, वो तो मैं देखना होगा सब। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो और इसकी वैल्यू किस तरीके से लगा रहे हो। तो यहाँ ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम दूसरी टाइप देखें कि इसी को दूसरे तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस वाले जो टैग को है, मैं यहाँ पर इनलाइन CSS यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको अब दूसरी टाइप पे चला जाऊँगा CSS की, इंटरनल CSS। सही है, इंटरनल CSS पे चला जाऊँगा कि ये कैसे करना है मुझे काम। तो अब कैसे करोगे इसको, यहाँ आ जाओगे तुम, और याद रखना है कि इंटरनल CSS जो डिफ़ाइन करने का एरिया होता है वो होता है ये, यानी कि इंटरनल CSS कहाँ अप्लाई होती है, वो होती है हेड के टैग में। कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफिक थी, यहाँ पर डिफ़ाइन करती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी होती है कि इंटरनल CSS तुम कहाँ लिखते हो, आके यहाँ पे लिखते हो। और इंटरनल CSS को लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है, इंटरनल CSS को लिखने का तरीक़ेकार होता है स्टाइल का टैग, आवाज़ आ रही है बीच में, डिस्टर्बेंस हो रही है। अब मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ तो मैं फिर भी उस चीज़ का नहीं पता चल रहा कि मैं बोल रहा हूँ, तो तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, उसमें मुझे मसला हो रहा है मैं क्या डिलीवर कर। तो यहाँ पर स्टाइल का टैग है, तो अभी मैं सिस्टम तुम्हारा करता हूँ अरेंज, रुक जाओ लैब चेंज करनी पड़ेगी हम। तो यहाँ स्टाइल का टैग है, सही है। स्टाइल का टैग हमें क्या यूज़ करने के लिए देता है, वो ये यूज़ करने के लिए देता है कि हम क्या लगा सकें, हम कर सकें इम्प्लीमेंटेशन इंटरनल CSS की। अब इंटरनल CSS कैसे होगी, यहाँ पर यहाँ आ गए हम। अब तुम्हें जिसको टारगेट करना है, यानी कि मुझे क्या करना है, मेरा काम है मैं इस पैराग्राफ को टारगेट करूँ, सही है, इस पैराग्राफ को टारगेट करूँ। तो अब कैसे करूँगा इस पैराग्राफ को टारगेट, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इस तरीके से P, और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया। तो ये CSS डिफ़ाइन करने का तरीका होता है, यानी कि जिस चीज़ को भी तुमने टारगेट करना है उसका तुमने नेम दिया, और इसको बोलते हैं हम टैग सिलेक्टर या फिर टाइप सिलेक्टर। टैग सिलेक्टर और टाइप सिलेक्टर से मुराद क्या है, टैग सिलेक्टर और टाइप सिलेक्टर से मुराद ये है कि तुम क्या दे रहे हो, तुम यहाँ पर इस चीज़ को टारगेट करने के लिए उस एलिमेंट का नेम दे रहे हो। अगर तुम्हें P को करना होगा तो तुम P डिफ़ाइन करोगे, H1 को करना होगा तो H1 डिफ़ाइन करोगे, और तुम चाह रहे हो अगर स्पैन पे इम्प्लीमेंटेशन करना तो क्या करोगे, तुम स्पैन को डिफ़ाइन करोगे।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने p को करना था, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्टर टाइप किया p। अब इसके अंदर जैसे नीचे अप्लाई कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर होगा। जैसे मुझे अगर कलर लेना है तो यहाँ पर चेंज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अलग तरीके से देखो आती हैं, ब्लू कलर। तो इसमें ये नहीं देखना कि ब्लू कलर यहाँ पे आ रहा है और नीचे ब्राउन आ रहा है, तो वो यहाँ इसी तरीके से तुम्हारे पास डिफाइंड होगा। यहाँ पर तुमने ऐसे किया, प्रॉपर्टी लिखी कलर, और इसमें फिर तुम वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने डार्क ब्लू सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद तुमने फॉन्ट फैमिली ली। फॉन्ट फैमिली तुमने ये जो फर्स्ट रेफर कर रहा है वैल्यू, इसी को ले लिया। तो अब देखो तुम्हें खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि इनलाइन सीएस प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करना बेहतर है या फिर तुम इंटरनल सीएसएस को करना चाह रहे हो। तो अगर इसके कंपैरिजन देखो तो कौन सी बेहतर है, तुम्हारी इंटरनल सीएसएस बेहतर है किससे ज़्यादा, इनलाइन सीएसएस। कि अगर तुम ज़्यादा चीज़ें डिफ़ाइन करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे लिए आसानी है, तुम्हारे स्ट्रक्चर्ड है कोड, तुम्हें यहाँ पर ऐसे, और कुछ यहाँ पर ऐसे करते हैं काम, कुछ स्टूडेंट इस तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे नीचे इनलाइन सीएसएस में आ रहा था ऐसे नहीं करना। यहाँ पर एक यहाँ पर लिखा कंटिन्यू, वो नीचे इनलाइन में करना होता है। यहाँ पे अगर यूज़ कर रहे हो इंटरनल में, तो इंटरनल में प्रॉपर इस तरीके से फॉर्मेट करके डिफ़ाइन करो ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। कि किसी दूसरे को तुम डेवलपर को सेंड कर रहे हो, डिज़ाइनर को, तो वहाँ पर उसको समझ में आना चाहिए क्या हुआ हुआ काम। यहाँ पर तो चीज़ें मर्ज नहीं करना, सही है। तो ये अगर करोगे, इसको आकर हम चेक करते हैं रिज़ल्ट, रिफ़्रेश किया तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया, पी को टारगेट कर लिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ख्याल रखना कि टैग सिलेक्टर जो मैं बात कर रहा हूँ, टैग सिलेक्टर का मतलब होता है तुमने पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, इसका मतलब तुम्हारे पेज पे जितने पी होंगे वो सब पे वही चीज़ करेगा। इंटरनल सीएसएस में ये ख्याल रखना। वो क्यों बता रहा हूँ बात, अभी तुम्हें नहीं पता चल रहा क्यों ये कलर चेंज हो रहा है और यहाँ पर ये कलर, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं पी पे क्या करा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे डिफाइन, अगर देखो एक और पी लेता हूँ तो क्या होगा उसमें, उससे तुम्हें समझ में आएगी चीज़। मैं यहाँ पर करता हूँ यही चीज़, इसी चीज़ को लेता हूँ और यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। देखो क्या हुआ, पी का टैग था ना, तो टैग सिलेक्टर है या टाइप सिलेक्टर है, तो वो क्या करेगा, अगर तुम इंटरनल सीएसएस में पी को टारगेट कर रहे हो तो पी का मतलब है तुम्हारे पेज पे जितनी भी पी डिफाइंड हुए हैं वो उसको एक्सेस कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास इसको क्यों नहीं कर रहा, तो उसका जवाब भी तुम्हें यहाँ मिल रहा है। क्यों, क्योंकि तुमने यहाँ पर क्या लगाई हुई है, इनलाइन सीएसएस लगाई हुई है। तो इससे तुम्हें प्रायोरिटी मिल रही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी वो किसको रख रहा है, वो तुम्हारी पहले इनलाइन दिखता है फिर कहाँ जाता है, इंटरनल पे जाता है। अगर तुमने सेम चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है, जैसे यहाँ हमने किया हुआ है पी पे, तो वो क्या कर रहा है, वो पी को, ये वाले पी को नहीं छेड़ रहा, क्योंकि ऑटोमेटिकली उस पर क्या हुई हुई है, उस पर इनलाइन सीएसएस डिफाइन। वो सिर्फ किसको एक्सेस कर रहा है, जहाँ पे इनलाइन सीएसएस नहीं रखी हुई। अगर मैं इस पे से भी हटा देता हूँ इनलाइन सीएसएस, तो होगा क्या, वो होगा ये कि वो इसी चीज़ को क्या कर देगा, वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये प्रायोरिटी को भी याद रखना कि ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कि यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। तो हाईएस्ट एक्सेसिबल प्रायोरिटी क्या है, वो किसको ले रहा है, वो इनलाइन सीएसएस को पहले देखता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, फिर वो इंटरनल पे जाता है। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना। सही है, तो मैंने यहाँ पर कमेंट ऐसे लिख दिया ताकि तुम अपने उसमें नोट कर लो। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब कुछ और हम थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें तो हमने देख ली, तीसरी फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद तुम देखने, हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर मुझे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़, ये मुझे सही समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट साइज़ नहीं रखना चाह रहा, थोड़ा सा बड़ा रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा CSS की, फ़ॉन्ट साइज़। और फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ मेरे पास क्या होते हैं,
कुछ प्री डिफाइंड ना यहाँ पर साइजेस होते हैं, यानी कि इनका कुछ प्री डिफाइंड साइज़ डिफाइन है, यानी कि तुम लार्ज लोगे तो कुछ साइज़ पे आ जाएगा, लार्जर लोगे कुछ साइज़ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लार्ज करता हूँ इसको और यहाँ पे आता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, तो क्या होगा कि मैंने पी पे सिलेक्ट किया हुआ था, इसका मतलब है क्या किया उसने कुछ फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया। अब वो लिमिटेशन होती है कि कहाँ कुछ डिफाइन हुआ हुआ। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया, तुम्हें और बड़ा चाहिए, तो तुम क्या करोगे, तुम लार्जर पे चले जाओगे और इसका स्केल बढ़ा दोगे, तो तुम्हें रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि कहाँ पर तुमने रखना है। हम फॉन्ट साइज़ को अलग पढ़ेंगे डिटेल में कि हमारे पास अगर ये नहीं करना होता तो हम किस तरीके से हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते। और फिर मीडियम, तो जितने भी साइजेस होते हैं वो सब यहाँ पॉसिबिलिटी दी हुई है। तो मीडियम का मतलब क्या है, तुम्हारी जो प्रीवियस पोजीशन होती है जिस पे वो डिफाइंड होता है वही चीज़ आ रही है तुम्हारे पास। और अगर तुम यहाँ पर दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर अगर इसको देखो तो एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सेस लार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा लार्ज यानी कि लार्जर से भी बड़ा। तो यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो इसका मतलब है तुम्हारे पास सीक्वेंस कैसा हुआ, सीक्वेंस ऐसा हुआ कि भाई यहाँ पर स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, लार्जर और उसके बाद एक्सेस, ये सीक्वेंस, यानी कि साइज़ के हिसाब से ये तुम्हारा बनता है। सबसे पहले स्मॉल और फिर मीडियम से पहले उसने दिया हुआ है एक्स्ट्रा स्मॉल, तो एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अच्छा एक्स्ट्रा स्मॉल जो है हमने यहाँ पर गलत लिखा है, एक्स्ट्रा स्मॉल जो है वो इससे ऊपर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्मॉल का जो साइज़ है वो स्मॉल से भी छोटा होगा। तो यहाँ इस तरीके से सीक्वेंस हो। फिर मीडियम, जो तुम्हारा मीडियम को अगर रखो या नहीं रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लार्ज, फिर लार्जर और फिर एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये तुम्हारे कुछ क्या होते हैं फॉन्ट साइजेस प्री डिफाइंड। हम वो देखेंगे कि किस तरीके से अपना साइज़ अगर बनाना हो तो वो कैसे करेंगे। सही है, तो ये फॉन्ट साइज़ की एक प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, प्री डिफाइंड वैल्यूज़ ऐसे मौजूद हैं। सही, तो इंटरनल हमने देख ली CSS और इनलाइन देख ली, इसको इम्प्लीमेंट करो, इसको करवाओ इंटरनल और इनलाइन को, फिर आगे हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS किस तरीके से यूज़ होता है।